गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से LNIS के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्रीलिम्स के लगभग 30 से 31 दिन और बचे हैं और अब आपको सिर्फ 3 ही काम करने हैं, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। क्योंकि दोस्तों इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए रिवीजन इज द की। और इसी रिवीजन के लिहाज से दोस्तों LNIS आपके लिए लेकर आया है कंप्लीट रिवीजन इन 30 डेज सीरीज, जिसके अंतर्गत आपको जो भी सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स में आते हैं उनका रिवीजन 30 दिन में कराया जाएगा। इसके अंतर्गत दोस्तों हम ऐसे टॉपिक्स को लेंगे जिनकी 2024 में आने की प्रबल संभावना है। गुड मॉर्निंग पीहू। इसमें दोस्तों मैं आपके साथ लूंगा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध। अगर दोस्तों एनवायरमेंट की हम बात करते हैं तो एनवायरमेंट से लगभग दोस्तों हर वर्ष 15 से 20 सवाल यूपीएससी पूछता है, कोर एनवायरमेंट्स के जो हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर एनवायरमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिक साइंस से भी टच लिए हुए होते हैं, ज्योग्राफी से भी वो टच करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस से भी टच लिए हुए होते हैं। और अगर हम बात करें एनवायरमेंट के जो 30 डेज का जो प्लान हमारा क्या होगा, उसमें दोस्तों हम डिस्कस करेंगे डे 1 जो आज है दोस्तों, आज हम कुछ ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स का और बेसिक कंसेप्ट पे डिस्कस करेंगे। और डे 2 में दोस्तों हम जैव मंडल एवं बायोम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर जैविक समुदाय, प्रजातीय विविधता, कीस्टोन स्पीसीज, ये सब हम देखेंगे। और तीसरे दिन दोस्तों हम पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें हम पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं, पारिस्थितिक तंत्र के घटक, पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, ये सब देखेंगे। और इस पे लगभग हम दोस्तों अगर पूरे इकोसिस्टम की बात करें तो करीब 4 से 5 क्लास हम इकोसिस्टम पर ही लेने वाले हैं, क्योंकि इसमें इकोसिस्टम के कार्य भी देखेंगे हम, जिसके अंदर ऊर्जा के स्रोत, खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिकीय पिरामिड, ये सब देखेंगे। फिर दोस्तों हम देखेंगे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और जैव विविधता। अब देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जैव मंडल पर एक ही क्लास है, इकोलॉजी इकोसिस्टम पर 4-5 क्लासेज है, वही जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर भी 4-5 क्लासेज है, क्लाइमेट चेंज पे 4-5 क्लासेज है। तो ऐसा क्यों है दोस्तों? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है ना दोस्तों, इनसे यूपीएससी 100% सवाल पूछती है। कैसे, इसका ट्रेंड अभी हम देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इनको तैयार मतलब इनको स्किप नहीं किया जा सकता है। और जो टॉपिक जितना इंपॉर्टेंट है हम उस पर उतना ही बल देंगे। देखिए मैं कुछ यहाँ पर आपको कुछ ट्रेंड एनालिसिस की बात करना चाहूंगा। उससे पहले हम देख लेते हैं कि आईआर में हम क्या देखेंगे। दोस्तों हम इंटरनेशनल रिलेशंस में मोस्टली जो प्रीलिम्स में सवाल आते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, G20 हो गया, सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, इन सब से। तो इसको हम 3 क्लासेज में खत्म करेंगे। अब बात करते हैं, अगर गुड मॉर्निंग एवरीवन, दोस्तों एनवायरमेंट के ट्रेंड एनालिसिस की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो टोटल एनवायरमेंट से, कोर एनवायरमेंट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ज्योग्राफी, साइंस, बेसिक साइंस से या फिर आईआर से जो टच लिया होता है उसको छोड़कर कोर एनवायरमेंट से दोस्तों 14 सवाल पूछे गए थे, जिसमें इकोसिस्टम से 1 सवाल था, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन से 4 सवाल थे, पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज से 4 सवाल थे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कन्वेंशंस, इससे 1 सवाल था, और दोस्तों मिसलेनियस अगर हम देखें तो 4 सवाल थे। ये 2023 का ट्रेंड है। अगर दोस्तों अब हम बात करते हैं, आपके सामने कुछ डेटा रखूंगा। अगर हम टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें क्वेश्चंस में 2008 से 2022 तक, यानी कि 15 साल के अगर हम टॉपिक वाइज एनालिसिस देखते हैं तो देखिए दोस्तों सबसे ज्यादा सवाल, अभी हम इसीलिए हम बोल रहे थे कि हम जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी बायोडाइवर्सिटी के लिए हमने ज्यादा क्लासेज के लिए टाइम दिया हुआ है, क्लाइमेट चेंज के लिए ज्यादा दिया हुआ है, क्योंकि उतने ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन 88 सवाल दोस्तों, सबसे ज्यादा यहां से यूपीएससी ने सवाल पूछे हुए, तो इसको आप मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। दूसरा देखिए पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज से भी सवाल आए, 52 सवाल अब तक पूछे हुए 2008 से 2022 तक। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कन्वेंशन से भी 45 सवाल पूछे हुए हैं। इकोसिस्टम से अगर आप देखें तो 42 सवाल पूछे हुए हैं, और मिसलेनियस में अपन दोस्तों जाते हैं तो 15 सवाल पूछे हुए हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है दोस्तों इन टॉपिक्स की, इसलिए हम इन टॉपिक्स पर ज्यादा बल देकर इनको कवर करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग।
अब दोस्तों देखिए, अब ऐसा नहीं है कि ये ही टॉपिक कवर करेंगे, इनको बाकी टॉपिक को हमको स्किप कर देना चाहिए, ये हम नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, अब जैसे जैवमंडल या बायोम है, पर्यावरणीय प्रदूषण है, या फिर देखिए ये वाला देखिए पर्यावरणीय अनुकूलन, कि अनुकूलन वाले टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, जैवमंडल बायोम को स्किप कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? देखिए जैवमंडल एवं बायोम 2016 से लेकर 22 तक एक भी बार सवाल नहीं पूछा, लेकिन 2021 में 3 सवाल यूपीएससी ने पूछ लिए। सेम विद अनुकूलन, 2018 में बस एक सवाल पूछा हुआ था पर्यावरणीय अनुकूलन से, और फिर कभी नहीं पूछा, और फिर देखिए 2021 में एकदम से फिर 3 सवाल पूछ लिए। तो इसलिए हम किसी भी टॉपिक को स्किप भी नहीं कर सकते कि ये टॉपिक हम स्किप कर सकते हैं, नहीं। अम्लीकरण से देखिए, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं अम्लीकरण, इससे तो खैर फ्रिक्वेंटली सवाल आया है, तो इसलिए हम स्किप दोस्तों किसी भी टॉपिक को नहीं करेंगे, पढ़ेंगे सारे, लेकिन जिस टॉपिक की जितनी इंपॉर्टेंस है, जितना यूपीएससी उस पर सवाल पूछता है, हम उस लिहाज से उसको डिस्कस करेंगे। तो अब दोस्तों इस जो हमारी ये सीरीज है, इसमें हम एमसीक्यूज के माध्यम से एनवायरनमेंट को कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही हम ऐसे देखेंगे, पहले कुछ सिंपल क्वेश्चन लेंगे, फिर कुछ मॉडरेट, फिर डिफिकल्ट, ऐसे बढ़ते जाएंगे, एकदम से आपको टफ सवाल नहीं देंगे। पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिश्रण होता है, बताइए कमेंट करके, स्टेटमेंट गलत है या सही है। ध्यान रखना है, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों का सम्मिश्रण होता है। पर्यावरण के ये घटक जो है ये सदैव स्थिर रहते हैं, ये दूसरा स्टेटमेंट है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए दोस्तों, जो पहला स्टेटमेंट है ये सही है, क्योंकि जैविक और अजैविक दोनों घटक होते हैं एनवायरनमेंट में। और दूसरा जो स्टेटमेंट है कि पर्यावरण के घटक सदैव स्थिर रहते हैं, ये गलत है, क्योंकि दोस्तों ये सदैव स्थिर नहीं रहते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। तो आंसर होगा इसका ए। देखिए पर्यावरण का आशय क्या है दोस्तों, समझ लेते हैं, बाद में इसको अभी एक क्वेश्चन के माध्यम से पूरा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं। पर्यावरण का आशय है दोस्तों बायोटिक कंपोनेंट एवं एबायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक और अजैविक घटक एवं उनके आसपास के वातावरण, वो घटक भी रहेंगे प्लस आसपास का वातावरण को सम्मिलित रूप से जो पृथ्वी पर जीवन के आधार को संभव बनाता है, वो एनवायरनमेंट है दोस्तों। अब इसके जो घटक है दोस्तों, एनवायरनमेंट पर्यावरण के जो घटक है, इनको हम 3 भागों में बांटते हैं, ये आप याद रखना। 3 घटक हैं, भौतिक यानी कि फिजिकल या एबायोटिक कंपोनेंट अजैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट और ऊर्जा घटक। अब जो एबायोटिक कंपोनेंट है दोस्तों, उसमें स्थल, वायु, जल इत्यादि सम्मिलित है। वही दोस्तों जो जैविक संगठक है, उसमें पादप, मानव समेत जंतु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, ये सब इंक्लूड है। और ऊर्जा में दोस्तों हम बात करेंगे सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, ये इसके घटक है, आपको तीनों घटक याद रखने हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो दूसरा है ये गलत है, पर्यावरण के घटक सदैव स्थिर नहीं रहते हैं, और पहला स्टेटमेंट सही है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निकेत में कई तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। अब यहाँ पर आपको निकेत पता होना चाहिए, आवास पता होना चाहिए, अभी बताएंगे। निकेत में कई तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं, ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, आंसर बताओ इसका। और आवास में एक ही तरह की प्रजाति पाई जाती है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। अब देखिए इसको दोस्तों, हम यहाँ पर आवास और निकेत को थोड़ा समझ लेते हैं। देखो इसको ऐसे समझो, ये आवास है, हैबिटेट, ये आवास है, और इसके अंतर्गत दोस्तों मल्टीपल नीश हो सकते हैं, निकेत हो सकते हैं, एक आवास में कई निकेत हो सकते हैं, एक तो ये ध्यान रखना। दूसरा इसमें अंतर क्या होता है दोस्तों, जो आवास है ना दोस्तों, ये हमको जो जीव है, वह स्थान जहां जीव निवास करते हैं वो आवास कहलाता है, यानी कि ये जीव की केवल फिजिकल अपीयरेंस बताता है, आवास जो है हैबिटेट। वही दोस्तों अगर हम निकेत की बात करें तो ये फिजिकल अपीयरेंस प्लस उसके जो फंक्शनल, जो उसके क्रियात्मक कार्य हैं, फंक्शनल, यानी कि ये जीव का वे ऑफ लिविंग भी बताता है। निकेत जो है कि वो जीव कैसे रहता है, क्या खाता है,
कैसे प्रजनन करता है, ये सब निकेत के अंतर्गत आ जाते हैं। तो दोस्तों इसमें दूसरा, अब जो निकेत है ना दोस्तों, वो एक जीव का एक विशिष्ट निकेत होगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल टाइगर का एक अलग निकेत होगा विशिष्ट, हिरण का अलग निकेत होगा, और एक निकेत में कई जीव नहीं रह सकते। देखिए ये देखा आवास, एक आवास में कई निकेत हो सकते हैं, एक आवास में कई निकेत हो सकते हैं, ये देखा भी हमने। निकेत के द्वारा हमें किसी प्रजाति के पारिस्थितिक तंत्र में उसके स्थान का पता चलता है। अर्थात एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए जिन जैविक, भौतिक और रासायनिक आवश्यकताओं की जरूरत होती है, उन्हें सम्मिलित रूप से निकेत कहा जाता है। एक दूसरा पॉइंट और याद रखना दोस्तों निकेत में, अगर हमको प्राकृतिक आवास में किसी प्रजाति को संरक्षित करना हो तो हमको उसके निकेत की जानकारी, पर्याप्त जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों ये मोटा मोटा आवास और निकेत में डिफरेंस है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत था। देखिए ये बोला था निकेत में कई तरह की प्रजाति रह सकती, नहीं, एक प्रजाति का एक ही निकेत होगा विशिष्ट, एक प्रजाति का एक ही निकेत होगा। आवास में एक ही तरह की प्रजाति पाई जाती है, नहीं, आवास में कई प्रजातियां रह सकती है। अब देखते हैं दूसरा सवाल। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक आवास में कई निकेत होते हैं, हाँ अभी देखा हमने, ये आवास है, अभी देखा, ये अभी बताया आवास, और ये इसमें मल्टीपल निकेत। तो एक आवास में कई निकेत हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आवास के द्वारा हमें किसी प्रजाति के पारिस्थितिक तंत्र में स्थान का पता चलता है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये दोस्तों हमको निकेत के द्वारा ही पता चलता है, तो इसका आंसर होगा केवल एक। ये देखो एक आवास में कई निकेत हो सकते हैं, निकेत के द्वारा हमें किसी प्रजाति के पारिस्थितिक तंत्र में उसके स्थान का पता चलता है। ये हाँ ये रहा, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों। हाँ ये देखिए क्वेश्चन है, पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक विश्व जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उसको पर्यावरण कहेंगे। बताइए कमेंट करके, कहेंगे या नहीं कहेंगे। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, उसको पर्यावरण कहेंगे। भौतिकीय, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होते हैं, उसको पर्यावरण कहेंगे। दोस्तों ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ये तीनों ही इन्वायरमेंट को डिफाइन कर रहे हैं कि पर्यावरण से अभिप्राय क्या है, तो उपर्युक्त सभी इसका आंसर होगा। अब इसको ना देखो ऐसे समझते हैं, अब पर्यावरण क्या होता है, अभी पहले भी डिस्कस किया कि पर्यावरण का ऐसे बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट, और इनके आसपास का जो वातावरण है उसको सम्मिलित रूप से एनवायरनमेंट कहते हैं। और दोस्तों पर्यावरण किसी, ये भी पढ़िए, पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घेरी हुई भौतिक, फिजिकल यानी कि एबायोटिक और जैविक दशाओं एवं उनके साथ अंतःक्रिया, ये भी पॉइंट याद रखना है, अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। इसको ना एक एग्जांपल से समझो। देखिए इसको ऐसे समझो कि ये एक वृक्ष है, ये वृक्ष है, ठीक है, ये वृक्ष है, ये मृदा है, सॉइल। अब मृदा में नमी होगी, मृदा के प्रकार होंगे, इसमें पोषक तत्व होंगे, ये सब होगा, ठीक है। और इस मृदा में दोस्तों कुछ सूक्ष्म जीव होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब मैं यहां पर आपको पेड़ का पर्यावरण, वृक्ष का पर्यावरण समझा रहा हूं कि वृक्ष का पर्यावरण क्या होता है, जिससे ये समझने के बाद अगर आप इस डेफिनेशन को पढ़ोगे तो आपको आई होप समझ में आ जाएगी। अब ये वृक्ष है, मृदा की नमी, प्रकार, वो सब होता है, और मृदा में सूक्ष्म जीव होते हैं, और ये प्रकाश है दोस्तों, लाइट, ये प्रकाश आ रहा है, प्रकाश के माध्यम से क्या अंतःक्रिया करता है वृक्ष, प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस करता है, अपना भोजन बनाता है। वही मृदा से क्या अंतःक्रिया करता है, मृदा से न्यूट्रिएंट्स लेता है पादप या वृक्ष। तो दोस्तों इस जो वृक्ष है, इसका जो अजैविक घटक है, एबायोटिक जो कंपोनेंट है, वो है मृदा, ये अजैविक घटक है इसका।
और जो ये सूक्ष्म जीव है मृदा के अंतर्गत जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये इसका जैविक घटक है। अब देखिए इस डेफिनेशन को, पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरी भौतिक यानी कि अजैविक घटक। तो यहाँ वृक्ष के पर्यावरण की बात हो रही है, तो वृक्ष का भौतिक घटक, अजैविक घटक मृदा, और जैविक दशा होती है जैविक घटक यानी कि सूक्ष्म जीव, मृदा में जो उपस्थित सूक्ष्म जीव है और उनके साथ अंतःक्रिया। अब इस अजैविक घटक के साथ वृक्ष क्या अंतःक्रिया कर रहा है? न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, पोषक तत्व यहां से ग्रहण कर रहा है। और प्रकाश के साथ क्या अंतःक्रिया कर रहा है? फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो अब ये जो वृक्ष है उसके जैविक, अजैविक और जो अंतःक्रिया है, इस टोटल को कंप्लीट जो है, ये जो पिक्चर बनी है, इसको हम पर्यावरण कहते हैं। ये इस वृक्ष का पर्यावरण है। समझे दोस्तों? बताइए कमेंट करके। आर्यन मीणा, थैंक यू। अब दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश पौधों और जीवों दोनों की जनन प्रक्रिया को प्रभावित करता है। बताइए सही है या गलत है? और दूसरा है, जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से उत्पादक और उपभोक्ता की उपस्थिति निर्धारित होती है। ये वाला बताइए। अब देखिए दोस्तों, प्रकाश, अभी हमने देखा कि पौधे या वृक्ष जो है प्रकाश से फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो अब जब पौधे जो है प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण करते हैं दोस्तों, तो देखिए प्रकाश द्वारा पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, भोजन बनाते हैं, उससे वृद्धि होती है, वृद्धि तथा प्रजनन ये प्रभावित होता है। क्योंकि प्रजनन कैसे प्रभावित होता है दोस्तों? देखिए पुष्पन, प्रकाश जो है ना, पुष्पन, बीज अंकुरण और पादप वृद्धि, इन क्रियाओं में ना बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो इस तरीके से पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? पहला स्टेटमेंट सही है। और जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से उत्पादक, अब जलीय तंत्र में उत्पादक कौन होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। और इनके उपभोक्ता कौन होता है? इनको कौन खाते हैं? जूप्लैंक्टन्स। तो जब फोटोसिंथेसिस हो रही है फाइटोप्लैंक्टन्स में, तो जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से इनकी उपस्थिति निर्धारित होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी। हाँ, तो दोस्तों आज हमने बेसिक कंसेप्ट देखा। मंडे को हम देखेंगे दोस्तों जैवमंडल एवं बायोम, उसको भी हम एमसीक्यूज के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, रिवाइज करते रहें। पहले भी हम बोले रिवीजन इज द की। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।